नमस्कार दोस्तों, नॉलेज नेटवर्क में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम कंप्यूटर के विभिन्न हिस्सों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको जरूरी वीडियो मिल सके और हमें भी अच्छे वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता रहे। आइए शुरू करते हैं। सीपीयू कैबिनेट, जिसे कंप्यूटर केस या कंप्यूटर टॉवर भी कहा जाता है, वह बाहरी डिवाइस है जो कंप्यूटर के सभी महत्वपूर्ण हार्डवेयर घटकों को सुरक्षित रूप से रखने का काम करता है। यह एक तरह का बाहरी आवरण है जिसमें सीपीयू कैबिनेट, जिसे कंप्यूटर केस या कंप्यूटर टॉवर भी कहा जाता है, वह सीपीयू कैबिनेट के प्रमुख कार्य: एक, हार्डवेयर को सुरक्षित रखना। कैबिनेट कंप्यूटर के सभी घटकों को बाहरी आघात, धूल और गंदगी से सुरक्षित रखता है। 2, तापमान नियंत्रण। अच्छे कैबिनेट में हवा के प्रवाह, एयर फ्लो को नियंत्रित करने के लिए वेंटिलेशन सिस्टम होता है ताकि कंपोनेंट्स का तापमान सही रहता है और वे ओवरहीट न हों। 3, पावर और डेटा कनेक्टिविटी। इसमें विभिन्न कनेक्टर्स होते हैं जैसे पावर बटन, यूएसबी पोर्ट्स और अन्य बाहरी कनेक्टिविटी विकल्प। 4, स्टाइल और डिजाइन। कैबिनेट का डिजाइन उपयोगकर्ता की पसंद के हिसाब से होता है, जो कंप्यूटर को आकर्षक और व्यवस्थित बनाता है। सीपीयू कैबिनेट के प्रमुख प्रकार। टॉवर केस, यह सबसे सामान्य प्रकार का कैबिनेट है जो लंबा और खड़ा होता है। इसमें बड़े घटकों को लगाने के लिए पर्याप्त जगह होती है। टॉवर केस को और छोटे या बड़े आकारों में उपलब्ध किया जाता है। मिनी टॉवर, यह छोटे आकार का होता है और छोटे मदरबोर्ड और घटकों के लिए उपयुक्त होता है। मिड टॉवर, यह सामान्य आकार का होता है और अधिकतर उपयोगकर्ताओं के लिए आदर्श होता है। फुल टॉवर, यह सबसे बड़ा आकार होता है जिसमें उच्च क्षमता वाले घटकों और अधिक कूलिंग सिस्टम को आसानी से लगाया जा सकता है। दो, मिनी ITX केस, यह छोटे आकार का केस होता है जो खास तौर पर छोटे मदरबोर्ड और बहुत कम स्पेस में कंप्यूटर सिस्टम बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। 3, ऑल इन वन केस, इसमें पहले से ही कुछ घटक जैसे पावर सप्लाई और कूलिंग सिस्टम लगे होते हैं। यह छोटे और कॉम्पैक्ट कंप्यूटर सिस्टम के लिए उपयुक्त होते हैं। 4, वर्क स्टेशन केस, यह बड़े आकार का होता है और इसमें ज्यादा कंपोनेंट्स को फिट करने की जगह होती है। यह खासकर उन यूजर्स के लिए होता है जिन्हें बहुत अधिक प्रोसेसिंग पावर की आवश्यकता होती है, जैसे ग्राफिक्स डिजाइन, वीडियो एडिटिंग आदि। मदरबोर्ड एक मुख्य घटक होता है जो कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर सभी अन्य हार्डवेयर घटकों को जोड़ता है और उनके बीच डेटा संचारित करने का काम करता है। इसे सर्किट बोर्ड भी कहा जाता है और यह कंप्यूटर के सभी महत्वपूर्ण घटकों का एक केंद्रीय हिस्सा होता है। मदरबोर्ड के मुख्य कार्य: सभी घटकों का संयोजन। मदरबोर्ड पर प्रोसेसर, सीपीयू, रैम, ग्राफिक्स कार्ड, जीपीयू, स्टोरेज डिवाइस, हार्ड डिस्क या एसएसडी और अन्य कंपोनेंट्स को जोड़ा जाता है। डेटा ट्रांसफर, मदरबोर्ड पर मौजूद सर्किट्स के माध्यम से सभी घटकों के बीच डेटा ट्रांसफर होता है। पावर वितरण, मदरबोर्ड पावर सप्लाई यूनिट पीएसयू से बिजली प्राप्त करता है और इसे अन्य घटकों में वितरित करता है। कनेक्टिविटी पोर्ट्स, मदरबोर्ड में यूएसबी पोर्ट्स, एचडीएमआई, नेटवर्क पोर्ट्स जैसे कई कनेक्टिविटी विकल्प होते हैं जो बाहरी डिवाइस से कनेक्ट करने में मदद करते हैं।
मदरबोर्ड के प्रमुख घटक। सीपीयू सॉकेट, रैम स्लॉट्स, पीसीआई स्लॉट्स, SATA सता, पोर्ट्स, आंतरिक कनेक्टर्स। सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है और इसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। यह वह घटक है जो सभी गणनाएं, तर्क, लॉजिकल ऑपरेशंस और निर्देशों का निष्पादन, एग्जीक्यूशन करता है जो कंप्यूटर के अन्य हिस्सों द्वारा दिए जाते हैं। संक्षेप में, सीपीयू वह चिप है जो कंप्यूटर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के कार्य को नियंत्रित और संचालन करता है। सीपीयू के प्रमुख कार्य। एक, निर्देशों का निष्पादन। सीपीयू कंप्यूटर प्रोग्राम द्वारा भेजे गए निर्देशों को पढ़ता और निष्पादित करता है। यह कंप्यूटर के अन्य घटकों जैसे रैम, स्टोरेज आदि से डेटा प्राप्त करता है और उसे प्रोसेस करता है। 2, गणनाएं करना। सीपीयू गणनात्मक कार्य, कैलकुलेशंस करता है, जैसे अंकगणितीय ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एटसेट्रा, और तार्किक ऑपरेशंस, एंड, और, नॉट, एटसेट्रा। 3, डेटा का स्थानांतरण। सीपीयू डेटा को रैम, स्टोरेज डिवाइस और अन्य घटकों के बीच स्थानांतरित करता है। चार, प्रोसेसर की गति का नियंत्रण। यह प्रोसेसर की घड़ी की गति, क्लॉक स्पीड, को नियंत्रित करता है, जो यह निर्धारित करता है कि कंप्यूटर कितनी तेजी से काम कर सकता है। 5, सिस्टम का समन्वय। सीपीयू सभी कंप्यूटर घटकों के बीच समन्वय बनाए रखता है ताकि डेटा सही ढंग से और समय पर प्रवाहित हो सके। सीपीयू की संरचना। एक, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, एलयू। यह यूनिट गणना और तार्किक ऑपरेशंस को करती है। यह अंकगणितीय, जैसे जोड़ना, घटाना, और तार्किक, जैसे एंड और नॉट, ऑपरेशंस को निष्पादित करती है। 2, कंट्रोल यूनिट। यह यूनिट सीपीयू के अन्य घटकों को नियंत्रित करती है। यह निर्देशों को पहचानती है और उन्हें निष्पादित करने के लिए एएलयू या रजिस्टरों को भेजती है। 3, रजिस्टर छोटे, तेज स्टोरेज स्थान होते हैं जो तात्कालिक डेटा और निर्देशों को स्टोर करते हैं। इनमें डेटा को अस्थायी रूप से रखा जाता है, जो कि प्रोसेसिंग के दौरान उपयोग होता है। 4, कैश मेमोरी। यह रैम से तेज होती है और अक्सर उपयोग होने वाले डेटा को स्टोर करती है ताकि प्रोसेसर को बार-बार रैम से डेटा लाने की आवश्यकता न हो। 5, क्लॉक। सीपीयू के अंदर एक क्लॉक सिग्नल होता है जो प्रोसेसिंग के समय को नियंत्रित करता है। प्रोसेसर की घड़ी की गति, क्लॉक स्पीड, को हर्ट्ज में मापा जाता है। जितनी अधिक घड़ी की गति होगी, प्रोसेसर उतना तेज काम करेगा। सीपीयू के प्रकार। एक, सिंगल कोर सीपीयू। अब पुराने प्रोसेसरों में एक ही कोर होता था। इसमें केवल एक प्रोसेसिंग यूनिट होती है जो एक समय में केवल एक कार्य कर सकती है। 2, मल्टीकोर सीपीयू। आजकल अधिकांश प्रोसेसर मल्टीकोर होते हैं, यानी इनमें एक से अधिक कोर होते हैं। इससे प्रोसेसर एक साथ कई कार्यों को समांतर रूप से कर सकता है। उदाहरण के लिए 2 कोर, 4 कोर, 6 कोर और 8 कोर प्रोसेसर उपलब्ध हैं। 3, हाइपरथ्रेडिंग। कुछ मल्टीकोर सीपीयू में हाइपरथ्रेडिंग तकनीक होती है, जो एक कोर को 2 वर्चुअल कोर के रूप में कार्य करने की अनुमति देती है। इससे प्रोसेसर अधिक कार्यों को समांतर रूप से निष्पादित कर सकता है। 4, स्मार्ट सीपीयू। यह प्रोसेसर उच्च प्रदर्शन कार्यों के लिए उपयुक्त होते हैं,
जैसे गेमिंग, ग्राफिक्स डिजाइन और वीडियो एडिटिंग। सीपीयू की गति, क्लॉक स्पीड। सीपीयू की गति को क्लॉक स्पीड कहा जाता है। इसे हर्ट्ज में मापा जाता है, यानी प्रोसेसर प्रति सेकंड में कितने निर्देश निष्पादित कर सकता है। उदाहरण के लिए 3.0 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर प्रति सेकंड 3 बिलियन घड़ी चक्र क्लॉक साइकिल्स निष्पादित कर सकता है। पावर सप्लाई यूनिट, पीएसयू, पावर सप्लाई यूनिट। एसएमपीएस, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, एक प्रकार की पावर सप्लाई यूनिट है जो बिजली को स्थिर और नियंत्रित रूप में कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए प्रदान करती है। एसएमपीएस का मुख्य कार्य विद्युत ऊर्जा को एक स्रोत से दूसरे स्रोत, जैसे पावर सॉकेट से कंप्यूटर तक कन्वर्ट करना होता है और इसे जरूरत के हिसाब से सही वोल्टेज और करंट में बदलना होता है। एसएमपीएस अधिकतम दक्षता, कम ऊर्जा खपत और गर्मी के नष्ट होने की संभावना को कम करता है। एसएमपीएस के घटक। एक इनपुट फिल्टर। एसएमपीएस में एक इनपुट फिल्टर होता है जो आने वाली विद्युत सिग्नल में होने वाली गड़बड़ी, जैसे नॉइज और हार्मोनिक्स, को कम करता है। यह वोल्टेज को साफ और स्थिर बनाता है। 2. रेक्टिफायर एसी, अल्टरनेटिंग करंट को डीसी, डायरेक्ट करंट में बदलने का कार्य करता है। एसएमपीएस में रेक्टिफायर एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। 3. स्विचिंग ट्रांजिस्टर का उपयोग विद्युत प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। यह उच्च गति पर स्विच करता है ताकि पावर सप्लाई कम ऊर्जा में अधिक दक्षता से काम कर सके। चार इंडक्टर्स और कैपेसिटर एसएमपीएस में उच्च और निम्न वोल्टेज को स्थिर करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। इंडक्टर्स ऊर्जा को स्टोर करते हैं, जबकि कैपेसिटर ऊर्जा को फिल्टर करके स्थिर करते हैं। 5. आउटपुट स्टेज में वोल्टेज को सटीक रूप से नियंत्रित किया जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि डिवाइस को आवश्यक वोल्टेज और करंट मिले। 6. कंट्रोल सर्किट। एसएमपीएस के अंदर एक कंट्रोल सर्किट होता है जो स्विचिंग ट्रांजिस्टर की गति और स्विचिंग परिष्करण को नियंत्रित करता है। यह पावर सप्लाई के आउटपुट को स्थिर और नियंत्रित करता है। एसएमपीएस के प्रकार। 1. फॉरवर्ड कंट्रोल एसएमपीएस। इसमें एक ट्रांसफॉर्मर होता है जो वोल्टेज को चरणबद्ध रूप से परिवर्तित करता है। इस प्रकार के एसएमपीएस का उपयोग उच्च दक्षता वाले उपकरणों में किया जाता है। 2. स्टेप डाउन एसएमपीएस। एसएमपीएस, यह एसएमपीएस वोल्टेज को कम करता है। इसे उन उपकरणों में इस्तेमाल किया जाता है जिन्हें कम वोल्टेज की आवश्यकता होती है। 3. स्टेप अप एसएमपीएस, बूस्ट एसएमपीएस, यह एसएमपीएस वोल्टेज को बढ़ाता है। इसका उपयोग तब होता है जब उच्च वोल्टेज की आवश्यकता होती है। 4. बक बूस्ट एसएमपीएस, यह एसएमपीएस दोनों काम करता है वोल्टेज को कम और बढ़ाने के लिए। यह बदलते वोल्टेज लेवल के लिए आदर्श होता है, जैसे बैटरियों के लिए। 5. रेगुलेटेड एसएमपीएस। इस प्रकार के एसएमपीएस में आउटपुट वोल्टेज एक निश्चित मान पर नियंत्रित रहता है, चाहे इनपुट वोल्टेज में कितना भी परिवर्तन हो। एसएमपीएस के कार्य। एक वोल्टेज और करंट को कन्वर्ट करना। एसएमपीएस का मुख्य कार्य एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में बदलना है और उसे उपयुक्त वोल्टेज और करंट में कन्वर्ट करना है जिसे डिवाइस की आवश्यकता हो। दो. ऊर्जा दक्षता, एनर्जी एफिशिएंसी। एसएमपीएस ऊर्जा की बहुत कम हानि के साथ काम करता है
जिससे ऊर्जा की बचत होती है और पावर सर्किट अधिक प्रभावी होते हैं। यह पुराने पावर सप्लाई, लिनियर पावर सप्लाई की तुलना में अधिक दक्ष होते हैं। 3. कम गर्मी उत्पन्न करना। लो हीट जनरेशन एसएमपीएस में गर्मी का उत्पादन कम होता है क्योंकि यह स्विचिंग तकनीक का उपयोग करता है। यह पावर सर्किट को गर्म होने से बचाता है, जिससे उपकरण की जीवन काल बढ़ती है। 4. सुरक्षा सेफ्टी एसएमपीएस में कई सुरक्षा तंत्र होते हैं, जैसे ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन और थर्मल शटडाउन, जो उपकरण को नुकसान से बचाते हैं। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी है। यह एक प्रकार की अस्थायी मेमोरी होती है जो कंप्यूटर या स्मार्टफोन में डेटा को तात्कालिक रूप से स्टोर और एक्सेस करने के लिए प्रयोग होती है। रैम का मुख्य कार्य कंप्यूटर के प्रोसेसर को डेटा जल्दी और प्रभावी रूप से उपलब्ध कराना है, ताकि कंप्यूटर या डिवाइस तेजी से काम कर सके। रैम के प्रमुख प्रकार। एक डीडीआर डबल डेटा रेट। यह सबसे आम प्रकार की रैम है जो ज्यादातर कंप्यूटरों में पाई जाती है। डीडीआर की विभिन्न पीढ़ियां DDR2, DDR3, DDR4, DDR5 हैं, जो समय के साथ और भी तेज और अधिक ऊर्जा दक्ष होती जा रही हैं। 2. स्ट्रैम सिंक्रोनस रैम। यह एक प्रकार की रैम है जो प्रोसेसर के क्लॉक सिग्नल के साथ सिंक्रनाइज होती है, जिससे यह अधिक तेजी से डेटा प्रोसेस कर सकती है। 3. LPDDR लो पावर डीडीआर। यह स्मार्टफोन और अन्य पोर्टेबल डिवाइसों में उपयोग की जाने वाली रैम है। यह कम बिजली का उपभोग करती है और मोबाइल डिवाइसों के लिए उपयुक्त होती है। 4. DDR5 यह रैम का नया संस्करण है जो DDR4 से अधिक तेजी से डेटा प्रोसेस करता है और अधिक क्षमता प्रदान करता है। रैम के कार्य। एक डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करना। रैम मुख्य रूप से अस्थायी डेटा को स्टोर करती है, जैसे कि प्रोग्राम और फाइलें, जिन्हें प्रोसेसर तत्काल उपयोग करता है। जब कंप्यूटर बंद किया जाता है तो रैम में स्टोर किया गया डेटा हटा दिया जाता है। 2. प्रोसेसर को तेज डेटा एक्सेस देना। प्रोसेसर को बार बार डेटा के लिए हार्ड डिस्क, जिसकी गति रैम से धीमी होती है, पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। इसके बजाय रैम से डेटा बहुत तेजी से मिल जाता है। 3. कंप्यूटिंग कार्यों में गति बढ़ाना। रैम जितना अधिक होगा, कंप्यूटर उतना ही तेजी से मल्टीटास्किंग कर पाएगा और बड़ी फाइलों या एप्लीकेशंस को बिना किसी रुकावट के चलाने में सक्षम होगा। रैम की क्षमता, जैसे 4 GB, 8 GB, 16 GB, जितनी अधिक होगी, उतना ही बेहतर कंप्यूटर की प्रदर्शन क्षमता होगी, खासकर जब एक साथ कई एप्लीकेशंस चलाए जाएं। रैम और स्टोरेज के बीच अंतर। रैम अस्थायी वॉलेटाइल होती है। इसका मतलब कंप्यूटर बंद होता है तो सारा डेटा खत्म हो जाता है। स्टोरेज स्थायी नॉन वॉलेटाइल होती है, जैसे हार्ड डिस्क या एसएसडी, जो डेटा को लंबे समय तक स्टोर करती है। रैम की अधिक क्षमता और उच्च गुणवत्ता वाले रैम का उपयोग कंप्यूटर की प्रदर्शन क्षमता को बढ़ा सकता है, खासकर गेमिंग, ग्राफिक्स डिजाइन और वीडियो एडिटिंग जैसी उच्च प्रदर्शन आवश्यकताओं के लिए।